नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उज्जवल मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और हमारा खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, जिसपे हम सभी चुनावी राज्यों की मुख्य खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी खबर बार बार आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। कई सारे दलों के विधायकों का और उसके साथ ही कई सारे मंत्रियों का फेरबदल जारी है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से वहां के सिटिंग एमएलए, वहां के सिटिंग मिनिस्टर्स भी अपने पद को इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी से नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, वहां के विधायकों को ले लो, 10 से ज्यादा विधायक आज की संख्या में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले मंत्रालय अपना छोड़ा, इस्तीफा दिया। उसके बाद दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, वो भी हट गए। उसी के साथ आज धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया पार्टी से और सारी सुविधाओं को, जो अपने बंगले और सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ करके उन्होंने वहां पर इस्तीफा अपना लिखवाया। खास बात ये रही कि तीनों मंत्रियों के जब आप इस्तीफे को पढ़ेंगे तो एक जैसे आपको शब्द दिखने को मिलेंगे, लेटर टाइप एक जैसा है, जिस पर विपक्ष और खुद भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि एक ही जगह से ये सारी स्क्रिप्टेड हैं और कई तरह से। हालांकि ये सब अलग की बात है, लेकिन जब आप मुद्दे पर आएंगे तो वहां से आप देखोगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए, एक बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष है फिलहाल तो, और उसके बाद पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया। उत्तर प्रदेश में शासन करने के बाद भी इतने बड़े मंत्रालय पर रहे और उसके बाद अंत समय पर आकर के पार्टी छोड़ने को क्यों मजबूर हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उसी के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछले 5 साल तक उस पार्टी में रहे और उस पार्टी के बाद अब ऐसी क्या गतिविधियां बनी कि पार्टी को छोड़ना पड़ गया और दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की विपक्षी पार्टी मानी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो बसपा को छोड़ा पहले, उसके बाद भाजपा में आए, मंत्री रहे, भाजपा को छोड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है। अभी 2-2.5 साल का पूरा कार्यकाल संघमित्रा मौर्य का बचा हुआ है। अब ये देखना अहम होगा कि बेटी भाजपा में ही है और पिता ने भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की तो बेटा नेता है, बहू की बात करें तो बहू इनकी ब्लॉक प्रमुख है, यानी पूरा एक दबदबा परिवार में रहा है। इसी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की पूरी गहमा गहमी रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा दौर शुरू हो रहा है, बुरी खबर शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जा रहे हैं, चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, उसके लिए समस्या खड़ी हो रही है। इसी उत्तर प्रदेश से एक दूसरी खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी सब ठीक नहीं चल रहा। उसी से आज रीता बहुगुणा जोशी भी कई विधायकों के दामन छोड़ने के साथ साथ रीता बहुगुणा जोशी का जो तेवर थे वो थोड़े बदले बदले नजर आए, क्योंकि रीता बहुगुणा चाहती हैं कि उनके बेटे को लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट दे दिया जाए। अब रीता बहुगुणा ने भी मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर पार्टी को ये इंगित कर दिया है कि पार्टी को टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू पर अगर गौर फरमाए रीता बहुगुणा जोशी के तो उसमें उन्होंने कहा था, मैंने चुनाव ना लड़ने का मन बना लिया है। मैं 2019 में भी नहीं लड़ रही थी, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ तो पर चुनाव लड़ा। संन्यास नहीं लूंगी, राजनीति करूंगी, जनता के बीच रहूंगी, लेकिन अब कोई भी चुनाव नहीं लूंगी। अब उसी के साथ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी और उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी मोर्चा खोल रही हैं, तो उसी के साथ अब ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये छोटे छोटे जो कलेश चल रही हैं, एक बड़ा रूप लेकर के सामने आ रही हैं, ये एक सोचने वाली खबर है। अब भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अभी हाल ही में रीता बहुगुणा जोशी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी ज्वाइन की थी, तब उन्होंने कहा था कि उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को रोका जा सकता था, लेकिन अब जिस तरह से सारे विधायक बागी हुए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और खुद सिटिंग मिनिस्टर्स एमएलए वो तो बात चलती है, लेकिन वहां के मिनिस्टर्स भी खफा होकर के निकल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और उसी के साथ अब जो भागम भाग पूरी मची हुई है वो लड़ी। उत्तर प्रदेश से ही आज एक और बड़ी खबर थी कि प्रियंका गांधी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रियंका गांधी ने 125 विधानसभा सीटों पर अपने सारे प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। कई अहम लोग उसमें रहे, कई अहम रहे, जैसे उन्नाव से जो एक रेप पीड़िता थी, उसकी मां को कांग्रेस ने खुद टिकट दिया। उनकी मां जिसको टिकट दिया है वो अशिक्षित महिला है,
बेटी को अभी मास्टर्स करा रही हैं और उसी के साथ ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। इसी के साथ कई सारे लोगों को अलग अलग जगह से एक तरीके से कहिए कि प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, उसी के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी वीरांगनाओं को चुन लिया है। अब ये कितना असर दिखाएंगी पार्टी में, ये देखना होगा। नोएडा से खुद पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया है, जिनकी सबसे ज्यादा दावेदारी चल रही थी। फर्रुखाबाद की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को टिकट दे दिया है प्रियंका गांधी ने। तो ये लगभग प्रियंका गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए। अब 125 की लिस्ट आज आई है, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार हैं। और इसी के साथ अब ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए जो मैनिफेस्टो जारी किया उसी के तहत पूरा अपना काम कर रही है और चुनाव को वैसे ही मोड़ना चाहती है। इसके अलावा जो एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन करने वाली एक सदफ जाफर थी, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पूनम पांडे को भी एक टिकट मिला है, जो आशा वर्कर थी, और प्रियंका गांधी की उनके साथ एक तस्वीर भी बहुत तेजी से वायरल हुई है। उन्नाव की तो खबर बड़ी है ही, क्योंकि उस लड़ाई में विधायक के खिलाफ की वो लड़ाई थी और उसमें उनके साथ साथ उसके पति तक की हत्या कर दी गई थी। तो कई सारे चेहरे ऐसे हैं कि धीरे धीरे करके प्रियंका गांधी उनको जोड़ने का काम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह से काम को अंजाम दे रही हैं। इसी के साथ राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई कि राम मंदिर में जो निर्माण कार्य प्रक्रिया है उसके लिए एक बड़ा ताला बनाया गया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का ताला बताया जा रहा है। और उसी के साथ उसकी चाबी भी बहुत लंबी बताई जा रही है, लगभग 10 फुट लंबा ये ताला होगा और उस ताले की लगभग 4 फुट लंबी चाबी होगी। इस राम मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे बुजुर्ग दंपति ने इसको बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा ताला बताया जा रहा है। और इस ताले का जो वजन है वो 400 किलो का है, इसकी लंबाई 4 फीट है। और ये जो ताला बना है ये राम मंदिर के लिए बुजुर्ग दंपति भेंट करना चाहते हैं। इसको फिलहाल में अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में रखा गया है और प्रदर्शनी में लोग जा रहे हैं तो इस ताले को देख करके बहुत हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतना बड़ा ताला उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। इस ताले को लगभग 30 किलो की चाबी से खोला जाएगा। इसको बनाने की लागत लगभग 1 लाख रुपए लगी है और 6 महीने का पूरा एक लंबा वक्त लग गया है। और इस ताले पर राम दरबार की पूरी आकृति उकेरी गई है, जो एक बड़ी, आप देखोगे कि मतलब राम मंदिर तो वैसे भी चर्चा में है और इस ताले चाबी के किस्से ने राम मंदिर को और भी चर्चा में ला दिया है। बात करिए फिर आ जाए राजनीति उस पर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैंने बीजेपी और संघ इन दोनों की मैं एक बड़ी पोल खोलूंगा और कहा है कि अगर बीजेपी और संघ अपने आप को नाग समझते हैं तो मैं खुद एक बहुत बड़ा नेवला हूं और आने वाली 14 तारीख यानी कल मैं सब कुछ किस्सा क्लियर कर दूंगा, एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा और उसी के साथ बताऊंगा कि मेरी आगे की राजनीति क्या होगी। अयोध्या की बात चल रही थी, राम मंदिर की बात थी, तो एक और उससे जुड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये पूरा फैसला हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को कहां से चुनाव लड़ाया जाए और उसी के साथ कई बड़ी बड़ी पार्टियों को ये तय किया गया। लगभग 113 में जो 2 चरणों की बात हो रही थी उसमें 113 सीटें थी। 113 में 94 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई है और बची हुई जो 19 सीटें थी उस पर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी मुहर लगना बाकी है और उनकी चर्चा होने के बाद इस सीट पर जो बची हुई 19 सीटें हैं इन पर क्लियरेंस आ जाएगी, इन पर फैसला आ जाएगा। अयोध्या की जो सदर सीट है, सीट नंबर 275 है, उसको योगी आदित्यनाथ के लिए पार्टी ने उपयुक्त माना है और योगी आदित्यनाथ उस पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस सीट पर 2017 के चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता खड़े हुए थे और वेद प्रकाश गुप्ता ने 1,07,014 वोटों से वहां पर जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे वहां से दूसरे नंबर पर रहे थे। इस जीत का अंतर लगभग 50,440 वोट था। हालांकि अब इस अयोध्या में राम मंदिर की लेकर के वैसे भी लहर चल रही है और पार्टी ने उचित समझा कि योगी आदित्यनाथ को वहां से लड़ाया जाए तो वो बहुत सही रहेगा। इस तरह से आज उत्तर प्रदेश का पूरा सीन रहा। उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि हरीश रावत को लेकर के एक बड़ी खबर है, क्योंकि हरीश रावत ने यह तय किया है कि अब वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनने कहा है कि मैं लड़ने का मन नहीं बना रहा हूं, मैं किसी को लड़वाने का मन बना रहा हूं और कहा है कि जो आखिरी का फैसला होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही तय करेगी कांग्रेस पार्टी के अंदर और वो मुझे फिर जो भी उसका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हालांकि आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, 70 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होगी
10 मार्च को 5 राज्यों का रिजल्ट आ जाना है। तो उसी के तौर पर उत्तराखंड में भी अब हलचल बढ़ने लगी है। तो कांग्रेस के पास फिलहाल राहुल गांधी एक चेहरा है, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और उत्तराखंड में पार्टी के पास एक लोकल कनेक्ट के नाम पर बड़ा चेहरा तो हरीश रावत ही बचे हैं। अब यही बचता है कि हरीश रावत कहीं से पार्टी कहेगी तो वो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड के जो कद्दावर नेता हरीश रावत हैं वो डीडी हाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ में कांग्रेस नेताओं की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया था कि वो इस सीट से लड़े तो ज्यादा तौर पर वहां पर पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को जब कांग्रेस के आलाकमान के पास भेजा गया तो वहां से डीडी हाट से भाजपा के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल 5 बार से विधायक थे। कांग्रेस के सभी दावेदारों ने हरीश रावत को वहां से लड़ना उचित समझा, लेकिन हरीश रावत का जब ये फैसला, ये बयान आ गया, उसके बाद से अब पार्टी भी तय करेगी और वहां से खुद ही एक खबर बन गई कि क्यों हरीश रावत ऐसा चाहते हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी के साथ आपको बता दूं कि मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है और चूंकि उत्तराखंड में भारी बर्फबारी चल रही है और सड़कें बंद हैं, तो बर्फबारी के साथ साथ ओमिक्रॉन की जो लहर है वो भी तेजी से चल रही है। तो इस वजह को देखते हुए मकर संक्रांति के दिन वहां पर जो स्नान का पर्व है उसको रोक दिया गया है। अब अगली खबर आपको बताते हैं पंजाब की तरफ से। पंजाब में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हुए थे और भगवंत मान को पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं, हमने और भगवंत ने बैठ करके बात की, भगवंत मेरा छोटा भाई है, मैं चाहता हूं कि पंजाब के अंदर एक ऐसा चेहरा आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी का खड़ा करे जिसे जनता चाहती हो। जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस नंबर से उन्होंने बताया कि ये आप इस पर मिस कॉल करके तय करोगे कि भगवंत मान को चेहरा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बंद कमरे में बैठकर ये तय नहीं करना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर कौन चेहरा हो, लेकिन ये जनता तय करेगी। इस बार ये जनता बताएगी कि पंजाब के अंदर कौन से चेहरे होने चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबरें थी और इसी के साथ चुनावी राज्यों में सरगर्मियां तेज चल रही हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीखें आती जा रही हैं, जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे और सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि चुनावों में अपनी जीत की दावेदारी ना प्रकट करे। हालांकि हमारी पूरी नजर है इन चुनावों को लेकर के, ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो हम आपसे सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज।